आज का विषय है जल के गुणधर्म एवं जलपान। हमारे साथ है आयुर्वेद के महान डॉक्टर वैद्य पांचाभाई दमणिया, जिन्होंने आयुर्वेद में एमडी गोल्ड मेडलिस्ट है और 30 साल से वो तपश्चर्या करके उन्होंने अपना ज्ञान, अपना कर्म को राष्ट्र प्रकाशित किया है। उनके कर्म तप से प्रभावित होकर आज जो हमारे सामने ऐसे आयुर्वेद के सभी डॉक्टर्स हैं, BAMS, MD, वो आए हैं। ऐसे 5000 विद्यार्थियों ने अपना शिक्षा लेने के बाद यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान आयुर्वेद का लेने के लिए आए हैं और 5000 विद्यार्थियों को ऋषि परंपरा का जो आयुर्वेद है उनसे प्रशिक्षित किया है और उसकी चेतना जाग गई कि अब हम एलोपैथी की, जिसका कोई परिणाम नहीं है, वो चिकित्सा नहीं करेंगे, जो रोग को निर्मूलन नहीं करती है और बहुत भारी खर्चा होता है। प्राण शक्ति, रोग प्रतिकारक शक्ति का नाश करके उनकी चिकित्सा नहीं करेंगे, हम आयुर्वेद की चिकित्सा करेंगे। ऐसे उन्होंने लुप्त एलोपैथी के पागलपन में या उसके झंझावात में जो आयुर्वेद लुप्तता की कगार पर आ गया था, तब उनको फिर से राष्ट्र में प्रकाशित किया है। तो आयुर्वेद का ये युग परिवर्तन का ये काल है और उनके एक ऋषि तुल्य व्यक्ति है वैद्य पांचाभाई दमणिया। उनसे पूछते हैं, दमणिया साहब, वर्षा जल, नदी का जल और सरोवर तालाब का जल और भूगर्भ जल, वो चारों जल के गुणधर्म क्या है, वो आप बताइए। अभी मनसुख भाई, जो हमें नक्षत्र पे बात चल रही थी, वैसे आकाश से जो जल गिरता है, वैसे हमारे शास्त्र में 4 प्रकार के बताए हैं। नक्षत्र के प्रभाव से हर नक्षत्र के गुण भी बदल जाते हैं। वृष्टि का जल होता है, वो धारा स्वरूप में गिरता है तो उसे धार बोलते हैं। करा स्वरूप में मिलते हैं तो कार बोलते हैं। वैसे तुषार स्वरूप में गिरते हैं तो उसे तुषार बोलते हैं। ऐसे जो वनस्पति जो आकाश से जल गिरता है पृथ्वी पर आके पृथ्वी को नदियों तो बहाता है, तो नदियों के गुणधर्म हो जो नदियाँ है सभी के गुणधर्म एक नहीं है। नदियों के गुणधर्म भी हमारे शास्त्र में विभिन्न प्रकार के बताए हैं। जैसे हिमवान पर्वत से निकलने वाली या हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों के गुणधर्म, वैसे उनके पास हमारा विंध्याचल पर्वत है तो उनसे निकलने वाली नदियों के गुणधर्म। उसके आगे जाते तो हमारा अर्बुदाचल आता है, उनसे निकलने वाले जो नदियाँ है उनके गुणधर्म, और फिर हमारे जो सह्याद्री की गिरिमाला है उनसे निकलने वाले, यानी मलयाचल पर्वत से निकलने वाली। तो देश के विभिन्न क्षेत्र में जो उसके हिमालय से निकलती है उस नदियों के गुणधर्म है। गंगा जी के गुणधर्म है, यमुना जी के गुणधर्म है, सरस्वती के गुणधर्म है। तो प्रत्येक नदी के विभिन्न गुणधर्मों का हमारे शास्त्रों में वर्णन किया है। जैसे हमारे गिर में यहाँ नदियाँ है, 3 नदियाँ का संगम होता है, रावल और झमरी और काड़ियो, यानी 3 नदियों का संगम होता है तो वहाँ त्रिवेणी संगम बन जाता है। लेकिन तीनों नदियों के गुण के अलग अलग गुणधर्म रहते हैं। पानी का स्वाद भी अलग, पानी का स्वाद भी अलग रहता गुण है, भी अलग, पानी का रंग रूप भी अलग रहता है, गुणधर्म भी अलग रहता है। और पहले हमारे वहाँ ऐसा कहा जाता था कि इसने इस गांव का पानी पिया हो, इस नदी का पानी, लोगों की पहचान पानी के आधार पर रहती थी। तो उस पानी के पीने से किसी में कहीं सूर्य आ जाता है, कहीं में किसी में जैसे गंगा जी का तो धार्मिक बन जाते हैं, नर्मदा जी का जल है तो उनके पानी पीने से कुछ दिव्य शक्तियाँ है उसका प्रादुर्भाव होता है। तो विभिन्न नदियों के विभिन्न, जैसे विंध्याचल की नदियाँ है तो उनके पानी के आग्नेय गुणधर्म है, हिमवान की जो नदियाँ है उसके सिद्ध गुणधर्म है, कहीं का मिश्र गुणधर्म है। कहीं नदियों में भी जब ऋतु परिवर्तन होता, नक्षत्र परिवर्तन से भी पानी का गुण बदल जाता है, वैसे ऋतु के परिवर्तन से भी, कि वर्षा ऋतु के पानी का जल है वो अपेय है, चाहे तड़क का हो, चाहे कुएं का हो, चाहे कोई भी जल हो, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। वर्षा जल में बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली रहती है। वर्षा जल से नदियों बहने वाली नदियों में कब गुण धर्म का उदय होता है, तो जैसे अगस्त्य का उदय होता है। नहीं, हम वहां से प्रारंभ करते हैं कि पहले सबसे ज्यादा पानी का गुणधर्म कौन सा है? वर्षा जल का। हाँ, यानी कि सर्वश्रेष्ठ जो पानी का गुणधर्म बताया गया है वो इंद्र जल का बताया गया है।
इंद्रजल अगस्त्य के उदय के अनंतर होता है। जब आकाश में अगस्त्य का उदय हो जाता है तब हिमवान पर्वत से पहले पानी, जो अंतरिक्ष का जो पानी रहता है, पहले काले बादल रहते हैं। काले बादल के ऊपर काले और श्वेत बादल का सम्मिश्रण रहता है। उनके ऊपर जो पानी का, जो बादलों का स्तर रहता है वो सफेद रहता है। सफेद बादल तब होते हैं जो हिमवान पर्वत से पानी का बाष्पीभवन होकर शुद्ध स्वरूप में, जब हम एक कांच के गिलास में कुछ अशुद्धि डाल दे, मिट्टी इत्यादि डाल दे, तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और शुद्ध पानी ऊपर रहता है। वैसे अंतरिक्ष में भी एक रचना होती है, अशुद्ध पानी नीचे रहता है, शुद्ध पानी ऊपर रहता है। तो जो हमें श्रेष्ठ जल है वो बारिश के पिछले नक्षत्र का, यानी पिछले नक्षत्र में आता है पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा का निषिद्ध है, उसमें कड़वा पानी गिरता है। फिर स्वाति नक्षत्र आ जाता है, तो स्वाति नक्षत्र का पानी सर्वोत्तम माना जाता है। तो पिछले नक्षत्र का पानी संग्रहित करके उनका सेवन किया जाए तो वो पानी बहुत शुद्ध रहता है। ये हमारे पास जो पानी रहा है ना, ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का पानी जो हमने पानी भरा हुआ है ना, कई सालों से हम उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, कभी स्वाति नक्षत्र बरस जाता है तो स्वाति नक्षत्र का पानी का संचय कर लेते हैं, उसमें मोती रख के उस पानी का जो इतना सुपाच्य होता है कि उसकी बात ही क्या बताए। तो अगस्त्य नक्षत्र के उदय के अनंतर पानी के विशुद्धिकरण होता है और हिमवान पर्वतों से जो बादल होता है उनसे शुद्ध पानी गिरता है, तो वो पानी सर्वश्रेष्ठ, उसे गंगा जल माना जाता है। गंगा जल का मतलब वो होता है गंगा जल सदृश पानी, जिसमें हम भात यानी चावल बना के डाल देते हैं तो वो उसी स्वरूप में उसका पिंड बना के डाल दे तो पिंड पिघलता नहीं, वेर विखेर नहीं हो जाता है, तो उसे शुद्ध गंगा जल माना जाता है। तो अगस्त्य नक्षत्र के उदय के अनंतर हो जाता है। गंगा जल इसीलिए कहा जाता है कि वो आकाश गंगा से बहता है। इतना शुद्ध पानी, इतना स्वादिष्ट पानी रहता है। हमने स्वाति नक्षत्र का आस्वादन किया है, उनकी हम अनुभूति आपको शेयर नहीं कर पाते क्योंकि इनका स्वाद ही बेनमून है। तो स्वाति नक्षत्र का पानी है वो जैसे समुद्र में गिरता है, छिप में आ जाता है तो उससे मोती बन जाता है। चातक पूरे साल की उसकी तृषा उस नक्षत्र के हिसाब से छिपा लेता है। एक वो प्रकृति में वास्तव में सत्य है कि वो सिर्फ आकाश का ही पानी चातक पीता है? हाँ, आकाश का सीधा पानी पीता है। नहीं, दूसरा भी पीता तो है ना? नहीं पीता है। नहीं तो 8 महीना तो कैसे चलेगा बिना? वो अमृत है, अमृत पान करने से उनको साल भर तृप्ति रहती है पानी की। वैसे एक पक्षी आता है जो गाय पे बैठता है, फिर गाय के पैर की जहाँ खूर पड़ती है उस खूर में जो पानी वो वही चातक ही पीता है। हाँ, वही पानी वो पीता है पक्षी। गाय के खूर में अगर गाय और भैंस साथ साथ में चलते हैं तो भैंस या अन्य पशुओं के खूर का वो पानी नहीं पिएगा। तो वो पक्षी चातक ही है ना? चातक नहीं है, दूसरा पक्षी है, हम नाम भूल गए हैं, बपैया आदि है कुछ। नहीं, बपैया हाँ, बपैया वही बपैया ही पीता है। बपैया पानी वो पीता है। चातक को हमने देखा है आकाश के जल को पानी पीते हुए। अरे वाह! और उस नक्षत्र का इतना प्रभाव रहता है, जो अगस्त्य का उदय हो जाता है ना, तो सारे जो तालाब है उसमें कमल खिल जाते हैं। राजहंस वो पानी पीने के लिए हिमालय को छोड़ के हमारे तालाबों में आ जाते हैं। उनको पता है कि यहाँ पानी का विशुद्धिकरण हुआ है, तो वो वहाँ हिमालय को छोड़ के हमारे कमल उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। उनको पता चलता है कि जब तक एक गंगा जल रहता है, आकाश गंगा का जल रहता है, तब तक कमल रहते हैं। जब अगस्त्य का अस्त हो जाएगा तो कमल भी अपने आप नष्ट हो जाएंगे, पक्षी अपने उड़ के अपने प्रदेश में वापस चले जाएंगे। तो सबसे श्रेष्ठ इसको महेंद्र जल भी बोला जाता है। इंद्र के द्वारा वृष्टि होती है तो उस जल को महेंद्र जल, तो सर्वश्रेष्ठ जल ये है। एक बार वो पानी का मशीन वाला हमारे पास आया तो उसने TDS देखने के लिए अपना मशीन डाला तो उसमें 0 TDS आया। तो अचंबा में आ गए कि ये क्यों, जबकि पानी में तो इतना TDS रहना चाहिए 500, 700, 800 जो अपेय पानी है, तो इसमें कुछ नहीं था। तो उसने पूछा कि ये कैसे, तो हमने कहा कि बारिश का जल है। नहीं, 0 TDS वाला पानी पीना चाहिए? पीना चाहिए। तो खनिज में कैसे मिलेगा? वो तो अमृत है, खनिज की बात ही क्या है। पानी की जो हमारे कूप है, नदियाँ है, वहाँ जिस पर्वतों में से आती है उसमें जो खनिज मिले रहते, वनस्पति के मूल
या उसके पत्ते इत्यादि गिरते हैं तो उनके गुण धर्म उस नदियों के बहाव में आ जाते, उन पर से कई सारी व्याधियां नदियों के जल से भी। लेकिन नदियों का जल है वो शरद पेय है, शरद ऋतु में। कुछ कुएं का पानी है तो वो कुछ ऋतु में, ग्रीष्म इत्यादि ऋतु में कुएं का जल, तो कुछ ऋतु के प्रभाव से कौन से ऋतु में कौन सा पानी पीना चाहिए और सारा का सारा हमारे शास्त्र में वर्णन किया है। कभी सर का, कभी ताड़ाक का, कभी कूप का, कभी नादेई जल इत्यादि, कहीं महेंद्र जल, सब पानियों के विभिन्न गुण धर्म है ऋतु के हिसाब तो लेकिन आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुसार वर्षा जल सर्वश्रेष्ठ है। वर्षा जल निश्चित नक्षत्र और वो में नक्षत्र का, मीठा नक्षत्र का, मीठा और उसमें भी पिछले नक्षत्रों का, पिछले नक्षत्र जो मघा नक्षत्र है, पुष्य का भी अच्छा है, उसका पुष्य का, मघा का, इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी, इसके बाद हस्त और स्वाति, ये 5 नक्षत्र का पानी देशवासियों अमृत समान है। उस सर्वोपरि स्वाति का जल है, वो है आरोग्यदायक है। नदियों को गिना जाए तो जो हमने अध्ययन किया है उसमें बर्फ की जो नदियां हैं, बर्फीले पहाड़ों की, उनका सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा है झांगल जल, जो जहां ऊपर जंगल नहीं रहता, खुली पहाड़ियां रहती है, जैसे मान लो हमारे विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, उनका पानी भी अच्छा है, लेकिन बर्फीले पहाड़ के बाद वो दूसरे नंबर पर है। हाँ। और जहाँ दक्षिण भारत है वहाँ ऊटी, कोडाईकनाल, जहाँ 12 महीना जंगल हरा भरा रहता है, उसका वो जंगल की नदियों का पानी तीसरे नंबर पर है जी। वो मेरा मानना है। और भूगर्भ जल तालाब का गिना जाए तो तालाब का पानी अगस्त्य का तारा का उदय होता है तब ही हमें पीना चाहिए, और वर्षा ऋतु तक ही पीना चाहिए। बाद में भूगर्भ जल आता है, वो चौथा पानी पीने का हमारा स्रोत है। उसमें जो मीठा पानी है कि जो स्वाद से हमें अच्छा लगे वो पानी उत्तम है, स्वाद से हमें थोड़ा फीका लगे वो थोड़ा कनिष्ठ है, और स्वाद से खारा लगे या तो वो महाकनिष्ठ है, और कड़वा लगे वो जहर जैसा पानी है, वो कभी नहीं पीना चाहिए। ये गुण धर्म हमें जानना चाहिए, और उसी तरह हमें सबसे पहला पसंदगी वर्षा जल की करनी चाहिए। बाद में हमें ऐसी शुद्ध नदियों का जो तेजी से बहती हो, वेद में लिखा है नदियां तेज गति से बहती हो, धीरे धीरे बहती हो, जब पानी कम हो जाए तो वो पानी पीने लायक नहीं है। और ये गिर का जंगल, गिन्नर में पतझड़ आती है, पानखर, बाद में उनके पत्ते गिर जाते हैं, बाद वो पानी किसी के लिए पीने के लायक नहीं है। तो ये गुण धर्म जानने चाहिए। अब दमड़िया साहब से पूछते हैं कौन से बर्तन में हमें पानी पीना चाहिए, वो आप बताइए। जी, हमारे शास्त्रों में तो जब हमारी संस्कृति मनसुख भाई थी तब वहाँ तो सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी, तो पानी का सेवन या तो सुवर्ण पात्र या तो रजत पात्र, न मिले तो कांच पात्र में करना चाहिए, और न मिले तो हमारे धातु के पात्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। तांबा और कांसा भी चलता है जी। हाँ, पानी मटका कौन सा होना चाहिए, मिट्टी का और तांबे का, वो मेरे ख्याल से 2 श्रेष्ठ है, बराबर। और मिट्टी के पानी का पात्र का गुण धर्म बताइए, और तांबे का बताइए। जी, मिट्टी है वो वातानुकूलित स्वभावतः है, शीत काले भवेत उष्ण, उष्ण काले भवेत शीत। मिट्टी के बर्तन में अगर पानी रखा जाए तो जो ठंडी की मौसम रहती है, हम ग्रीष्म ऋतु में मटके को बाहर हवा में रख देते हैं, कपड़ा भिगो देते हैं, तो उसका पानी अंदर ठंडा रहता है, और हम मटके का पानी पीने से हम अपनी तृप्ति को भी छिपा सकते हैं, तृषा को भी छिपा सकते हैं। और मिट्टी का गुणधर्म भी मिलता है तो उसमें उस मिट्टी का गुणधर्म, मिट्टी के आधार पर ही जल का आधार रहता है। हाँ। तो सबसे अच्छा है, क्योंकि सारे का सारा हमारे भूमि से ही उत्पन्न होता है, भूमि, इसीलिए तो उसको माता किया गया है। तो मिट्टी का पानी शास्त्र में है उपयुक्त करने के लायक। लेकिन आजकल हम जो पानी की थैली में, पानी प्लास्टिक की बोतल में, चाहे हाइजीनिकल हो नॉन हाइजीनिकल हो, प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना हमारे शास्त्र में मना है। वो नहीं पीना चाहिए जी, बराबर। और एक एल्यूमिनियम के बर्तन में भरा हुआ पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ, संग्रहित किया हुआ, उसमें विषाक्त इफेक्ट हो जाती है और हमारे शरीर को नपुंसक बना देता है। तो एल्यूमिनियम के पात्र में तो कम लोग पानी पीते। देशवासियों, एल्यूमिनियम के बर्तन में संग्रहित किया हुआ पानी हमारी किडनी को, चेता तंत्र को नष्ट करता है, फेल करता है और नपुंसकता लाता है। तो एल्यूमिनियम के बर्तन में भरा हुआ पानी भी नहीं पीना चाहिए। उसमें चाय बनाना, रसोई पकाना, वो तो एक जहर खाने के बराबर है। मैं भारत सरकार को विनती करता हूं कि उनको शीघ्र ही
एल्यूमिनियम के बर्तन में रसोई पकाना, चाय बनाने पर राष्ट्रीय कानूनी प्रतिबंध लगाना चाहिए। बराबर है ना? एकदम हाँ, सही बात है। तो वो नहीं करना चाहिए। और तो इसी ये पानी का गुणधर्म है। अब पानी कैसे पीना चाहिए वो मैं जानकारी देता हूँ कि सुबह में जो पानी गर्म करके पीते हैं उसको उषा पान कहा है। उषा काल सूर्योदय से पहले का 1.5 घंटे का समय, वो सृष्टि की ब्रह्मांड की 33 शक्ति है, उसमें उनको ऋषियों ने उनको समाविष्ट किया है। वो समय में पानी को गर्म करना है। गर्म करके ऐसे कुकड़ू बैठ के, ऐसे उपड़क इस तरह से बैठ के धीरे धीरे पानी पीना है, जल्द से नहीं पीना है। ऐसे 1 घूंट पियो, मुंह में थोड़ी देर रखो और इस तरह से पानी पीना चाहिए। बाद में वो कितना पीना चाहिए? कम से कम 200 ग्राम से लेकर आदत डाल के उनको 500 ग्राम तक मेरे ख्याल से पी सकते हैं। इतना पानी पीने से हमारा पाचन तंत्र साफ हो जाएगा और वो पानी हमारे खून में मिल जाएगा। हमारी रुधिराभिसरण तंत्र को, चेता तंत्र को भी सक्रिय करता है। तो वो अमृत पान है अगर हम सुबह में पिए। जिसको पित्त की ज्यादा तकलीफ है वो सादा पानी भी पी सकते हैं, लेकिन वायु के रोगी और कफ के रोगी को कभी सादा पानी नहीं पीना चाहिए। गर्म पानी, कब्जियत के रोगी को गर्म पानी पीना चाहिए, वो अमृत तुल्य है। भोजन से पहले 30-45 मिनट पहले अगर पानी की आवश्यकता है तो पी ले जरूरत मुताबिक। बाद में भोजन से पहले पानी पीकर तुरंत भोजन नहीं लेना चाहिए, तो भी हमारा जठराग्नि नष्ट हो जाता है। भोजन के बीच थोड़ा सा पानी हम पी सकते हैं, ज्यादा मात्रा में नहीं पी सकते। और भोजन के बाद तो 10 मिलीग्राम से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। कोई कोई लोग मैं गांव में देखा को पूरा लोटा भर के पी जाते हैं, इसलिए पाचन तंत्र नष्ट हो जाता है और बल का क्षय हो जाता है, पुरुषत्व का क्षय हो जाता है, वो भी हमने देखा है। तो भोजन के बाद 1 घूंट पानी पियो, 1.5 घंटे तक जरूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी पियो, इसके बाद जरूरत के मुताबिक पानी पियो। इस तरह से पानी पीना चाहिए दिन में, वो भी सामान्य तापमान का या मिट्टी के मटके का। और तांबे के मटके में पानी 12 घंटा हम रखते हैं तो बैक्टीरिया मुक्त हो जाता है। तो तांबे के मटके में 12 घंटे रखकर वो पानी बाद में मिट्टी के बर्तन में डालकर पीना चाहिए। ठंडी गर्मी की ऋतु में, शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में, वसंत ऋतु में, और जो ठंडी की ऋतु में सीधा तांबे का बर्तन का पानी मेरे ख्याल से पीना चाहिए। और सूर्यास्त के बाद कभी भी सादा पानी भी नहीं पीना चाहिए, वो बल का क्षय करता है। सूर्य की हाजिरी में सामान्य तापमान से लेकर हम ठंडा पानी पीते हैं तो बल की वृद्धि करता है और उपयोगी कफ की वृद्धि करता है। बाद में वो हानिकारक कफ की वृद्धि करता है और बल का क्षय करता है। ऐसे आयुर्वेद के रस शास्त्र में और चरक संहिता में लिखा है। तो सूर्यास्त के बाद पानी पीना ही नहीं चाहिए, हमें शाम सूर्योदय से पहले ही भोजन ले लेना चाहिए। हमारे वो आयुर्वेद का सिद्धांत है। लोग मानते हैं कि वो जैन धर्म का है, नहीं, वो आयुर्वेद का है, उसने तो अपनाया है, जैन धर्म वाले ने अपनाया है कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना, सूर्यास्त के बाद पानी नहीं पीना। तो शाम को ऐसा ही आहार लो कि पानी पीने की आवश्यकता ना हो। बाद में 1 घंटे के बाद दूध पियो तो आवश्यकता रहेगी नहीं हमारी तरह। फिर भी आवश्यकता पड़े तो थोड़ी मात्रा में गर्म पानी पीना चाहिए। कभी भी मटके का पानी भी रोग कारक है। लोग सूर्यास्त के बाद रात को फ्रिज का पानी पीते हैं। कोई लोग तो नींबू सोडा पीती है ठंडी, वो जहर पीने के बराबर है। और लोग प्रसंग में पी लाते हैं, वो लोगों को मारने का दुष्कृत्य है, पाप कृत्य है, और लोग उसको मेहमान नवाजी मानते हैं। यही अज्ञानता से आज हर घर में 5 व्यक्ति है तो 5 में से कम 4 लोग बीमार है। उनका कारण आहार का अज्ञान, जलपान का अज्ञान, विरुद्ध आहार है। तो देशवासियों, ये हमारे आयुर्वेद का जो परम आरोग्य विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान है, रसोई विज्ञान है, आहार विज्ञान है, उनके शरण में जाए और फिर से हम दिव्य आरोग्य की प्राप्ति करें, दिव्य संतति की प्राप्ति करें, शतायु जीवन की प्राप्ति करें। और मैं आज तक मानता था कि आयुर्वेद के वनस्पति के गुणधर्म, खनिज के गुणधर्म, पानी के गुणधर्म तो वो 10,000 संशोधन है, लेकिन उनके पेटा गुणधर्म को डाला जाए तो दमनी साहब मेरे ख्याल से सिर्फ आयुर्वेद में हजारों साल पहले छोटे बड़े मानो
पंच महाभूत के गुणधर्म से शुरू करके वनस्पति के गुणधर्म, दूध के गुणधर्म, जल के गुणधर्म, वहां से लेकर अलग अलग गुणधर्म के नागरवेल का पत्ता है तांबुल, उनका गुणधर्म और उनकी डांडी का गुणधर्म अलग करे, बराबर। तो पंच मूल का कि भाई मूल का गुणधर्म अलग, छाल का अलग, उसकी पत्ते का अलग, फूल का अलग और उसके फल का अलग। तो 1 लाख से ज्यादा संशोधन प्रकृति के हमारे ऋषि मुनियों ने वेद काल से लेकर आयुर्वेद काल में किया है। ये विज्ञान दुनिया को हमारी भारतीय संस्कृति ने दिया है, वो हमारी संस्कृति का गौरव है। हम ये ज्ञान को प्राप्त करके दिव्य जीवन की प्राप्ति करें और अपने बच्चों को वेद ज्ञान और आयुर्वेद ज्ञान और योग विज्ञान की शिक्षा दें। मैं भारत सरकार को आह्वान करता हूं कि भारत को निरोगी बनाना है, भारत को संगठित करना है, भारत को एक सनातन संस्कृति के छत्र में लाना है। तो उसको वेद पढ़ाया जाए, उसको आयुर्वेद पढ़ाया जाए, उसको योग पढ़ाया जाए, तो हम महाकर्म योगी होंगे, एक संस्कृति की, एक सहजीवन की प्रजा होंगे, हम परम पराक्रमी, परम बलशाली होंगे और हम विश्व की सर्वोपरि प्रजा बना पाएंगे और भारतीय संस्कृति को विश्व प्रकाशित कर पाएंगे।